हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक है, ये ज़रूर बताइए क्योंकि आने वाले समय में आपका जो एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का है, डीएसएसबी का है और नेट का जून में होने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वो एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी आयोग के द्वारा करवा लिए जाएंगे। ठीक है, अब से पहले मैंने आपको प्रश्नों की 2 श्रृंखला प्रस्तुत की है। ठीक है, आज हमारे उसी क्रम में प्रश्नों की तीसरी श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। ठीक, तो आइए इस श्रृंखला को हम कंटिन्यू करते हैं और अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, पहला प्रश्न हमारा बेटा टेक्सटाइल से लिया गया है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि ब्लेंडेड धागों के वस्त्रों को रंगने की कौन सी विधि उत्तम होती है, कौन सी ऐसी विधि होती है जिसमें हम ब्लेंडेड फाइबर को रंगते हैं। ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं कि ब्लेंडेड फाइबर होता क्या है। ठीक, ब्लेंडेड फाइबर्स होते कौन से हैं? तो ऐसे रेशे जिनमें कई रेशों को एक साथ मिला करके जिसका निर्माण किया जाए, जिसमें पॉलिस्टर भी हो, कॉटन भी हो, रेयान भी हो, नायलॉन भी हो, तो ऐसे रेशों को जब हम रंगते हैं या एक आपस में मिलाते हैं तो उन्हें ब्लेंड फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहेंगे उन्हें हम ब्लेंड फाइबर कहते हैं। ठीक, अच्छा, इन ब्लेंड फाइबरों को जो रंगा जाएगा, सभी डाइयां तो इन पे चढ़ेंगी नहीं क्योंकि आपको पता है कॉटन के लिए अलग डाई होती है, सिल्क के लिए अलग डाई होती है। तो जो हमारी क्रॉस डाइंग होती है बेटा, कौन सी डाई? जो हमारी क्रॉस डाइंग मेथड होता है, क्रॉस डाइंग मेथड के माध्यम से हम ऐसे कपड़ों को रंगते हैं जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के रेशों को एक साथ मिलाने के फलस्वरूप किया गया है। ठीक है, तो ब्लेंडेड फाइबर क्या है? ऐसे फाइबर जिनमें कई फाइबर को एक साथ मिलाया गया हो और इन्हें रंगने की जो विधि होती है वो क्रॉस डाइंग कहलाती है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जब इस विधि से हम वस्त्रों को रंगते हैं तो इस विधि से रंगे गए वस्त्र विभिन्नता का प्रभाव लाते हैं। इसका प्रभाव कहेंगे विभिन्नता का प्रभाव लाते हैं। ठीक, क्यों विभिन्नता का प्रभाव ला रहे हैं? क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि ऐसे रेशे जो होते हैं, ऐसे जो डाइंग विधि के द्वारा बनाए गए रेशे हैं वो कैसे हैं? ब्लेंडेड फाइबर है, अर्थात कह सकते हैं कई रेशों को एक साथ मिला करके बनाया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है ब्लेंडेड धागों के वस्त्रों को रंगने की कौन सी विधि? क्रॉस डाइंग मेथड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि पीस डाइंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको बता दें पीस डाइंग ऐसी विधि है जिसके माध्यम से किसी भी रेशे से बने हुए वस्त्रों को, किसी भी रेशे से बने हुए वस्त्रों को रंगा जा सकता है। ठीक है, किसी भी रेशे से बने हुए वस्त्र हैं, अगर वो एक एक समूह का है, अर्थात या तो सिल्क है या तो कॉटन है या तो लिनन है, तो उसे जो रंगा जाएगा वो पीस मेथड के द्वारा रंगा जा सकता है। अगली आपकी है हैंड डाइंग, है ना। हैंड डाइंग क्या है? तो हैंड डाइंग का जो उपयोग होता है वो बुनाई से पूर्व, ठीक है, बुनाई से पूर्व जब हम यार्न को रंगते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कल हमने आपको एक प्रश्न की श्रृंखला भेजी थी बच्चों, ठीक है, जिसमें मैंने गलती से, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गलती से मैंने चोप को, ठीक है, इसको चोप को हमने चिकनकारी कह दिया था। तो उसी क्वेश्चन को हम आज फिर से रिपीटेड कर दें ताकि मेरे द्वारा अगर कोई त्रुटि हो जाए तो वो आपके द्वारा आपके एग्जाम में ना हो। ठीक, तो पूछ रहा है कसौटी का प्रकार नहीं है। ठीक, कसौटी का प्रकार क्या नहीं है बेटा? हमने बताया था कसौटी का प्रकार चोप नहीं है। तो चोप किसका प्रकार है? तो कहेंगे चोप फुलकारी का प्रकार है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने चिकनकारी कह दिया था, सो सॉरी। ठीक, चोप क्या है? फुलकारी का प्रकार है, जबकि कसौटी का क्या है? मुर्गी है, नेगी है और मैथी जो है कसौटी का प्रकार है, और चोप क्या है बेटा? फुलकारी का प्रकार माना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है एसीटेट रेयान को रंगना। ठीक, एसीटेट रेयान को रंगना
एसीटेट रेयान डाई में घुल जाते हैं। ठीक, पहली बात जानते हैं एसीटेट रेयान होता क्या है। तो आपने वस्त्र विज्ञान में पढ़ा होगा, जो हमारा रेयान है वो पहला मानव निर्मित रेशा है। कैसा रेशा है? पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर। ठीक है, सेलुलोजिक फाइबर है। सेलुलोजिक फाइबर का अभिप्राय क्या है? अर्थात यदि इसको हम घोल दें किसी केमिकल में या किसी रासायनिक तत्वों में इसको घोला जाए तो ये लुगदी का फॉर्म बना लेगा। ठीक है, तो कैसा रेशा है? पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक जो रेशा है वो कौन सा है? रेयान है। तो उसी चैप्टर से, उसी यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है कि एसीटेट रेयान को रंगना डॉट डॉट होता है। पहला है सरल, दूसरा है जटिल, तीसरा है रंगे नहीं जा सकते, चौथा है एसीटेट रेयान जो होता है डाई में घुल जाता है। तो बेटा आपको पता है एसीटेट रेयान रंगे जाते हैं, परंतु एसीटेट रेयान कैसे होते हैं? कह सकते हैं एसीटेट रेयान जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक फाइबर के सदृश होता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक फाइबर के जैसा होता है, इसीलिए ठीक इन पर रंग जल्दी से नहीं चढ़ते हैं, जल्दी से रंग नहीं चढ़ते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि एसीटेट रेयान को रंगा नहीं जा सकता है, रंगा जा सकता है, परंतु इन पर रंग जो होता है आसानी से नहीं चढ़ते हैं। अर्थात एसीटेट रेयान को रंगने की जो प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है, परंतु रंगे जा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीगने के पश्चात रेयान की रेशों में, ठीक, भीगने के पश्चात रेयान की रेशों की जो मजबूती होती है वो कितना घट जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पहला है 10 से 12%, दूसरा है 25 से 30%, तीसरा है 30 से 35 और चौथा ऑप्शन हमारा है 35 से 50%। ठीक है, आपको पता है, अभी मैंने बताया है कि जो रेयान का रेशा होता है वो कैसा रेशा है बेटा? सेलुलोजिक रेशा है। ठीक है, सेलुलोजिक रेशा है रेयान। ठीक, तो रेयान का रेशा सेलुलोजिक रेशा होने के कारण इसके अंदर पानी को सोखने की क्षमता, पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है। ठीक, तो जब हमारा रेशा पानी के कांटेक्ट में आता है, यानी कि जब रेयान का रेशा पानी के कांटेक्ट में आता है तो पानी के कांटेक्ट में आने के कारण ये क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है तथा अपनी मजबूती को 25 से 30% घटा लेता है। ठीक है, अर्थात जब रेयान का रेशा पानी के कांटेक्ट में आकर के फूल जाता है तो उसकी जो मजबूती होती है 25 से लेकर के 30% जो होती है वह हमारा रेशा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंजीन रिंग किसमें पाई जाती है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन रिंग कौन से रेशे में पाई जाती है? ठीक, तो हम आपको बता दें बेटा, जो बेंजीन रिंग होती है वो डेक्रान रेयान, डेक्रान जो रेशा है उसकी संरचना बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? यानी कि डेक्रान रेशे की संरचना बनाने का कार्य हमारी बेंजीन रिंग करती है, इसीलिए बेंजीन रिंग की जो उपस्थिति होगी वो डेक्रान के रेशे में देखी जाती है। ठीक है, बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन को वॉश एंड वियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉश एंड वियर। ठीक है, यानी कि धोवो और पहनो रेशा। और क्या कहा जाता है? नायलॉन को जादुई रेशा कहा जाता है। ठीक, आगे चले। ओरलान कैसा है? ओरलान की क्या विशेषता है? तो ओरलान को कृत्रिम ऊन माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसकी संरचना होती है, इसका जो सरफेस एरिया होता है तथा इसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो ऊनी रेशों के सदृश होते हैं, या कह सकते हैं ऊनी रेशों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर मजबूत रेशा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनने में धागे, बाने के धागे के नियमित अंतराल पर तैरती हुई दिखाई देने वाली संरचना कौन सी बुनाई में होती है? ठीक है, बुनने में धागे, जो बाने के धागे होते हैं वो नियमित अंतराल पर, नियमित अंतराल का मतलब होता है कि यदि यह संरचना
जो तैरते हुए यानी फ्लोटिंग जो है, जो हमारा यान होगा या फ्लोटिंग जो संरचना होगी वो किस बुनाई में दिखाई देती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, आप जानते हो कि जो बुनाई करते समय बाने के धागे की संरचना, किसकी कहेंगे, बाने के धागे की संरचना नियमित अंतराल पर कंटिन्यूअस पैटर्न के रूप में क्या होती है, दिखाई दे, तो ऐसी बुनाई को हम ट्वील बुनाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्वील बुनाई कौन सी बुनाई है, तो कहेंगे ट्वील बुनाई ऐसी बुनाई होती है जिसमें बाने के धागे की जो संरचना होती है वो नियमित अंतराल पर तैरती हुई या फ्लोटिंग वेव के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करघे में लगा हुआ वह यंत्र, जो करघे में लगा हुआ वह यंत्र जिसमें अनेक तार लगे होते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, करघे का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है, ठीक, वो है जिसमें अनेक तार लगे रहते हैं, वो क्या कहलाता है, तो बेटा जिसमें अनेक तार लगे रहते हैं वो हार्नेस कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हार्नेस क्या होता है, जिसमें अनेक तार लगे होते हैं उसे हार्नेस कहा जाता है। ठीक है, हार्नेस में जो छिद्र होता है उसे हीडर कहा जाता है। ठीक, हार्नेस में जो तार, जहां से तार निकलते हैं वहां पर एक छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से तारों को निकाला जाता है, इसे क्या कहा जाता है, हीडर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी हमसे हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, शटल क्या होते हैं मैडम, तो शटल वह यंत्र होता है जो हमारे करघे में लगा होता है जिसमें बाने के धागों को, बानों के धागों को भरा जाता है। ठीक है, बानों के धागे को जिसमें भरा जाए उसे शटल नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे चले, रीड क्या होती है, तो रीड वह यंत्र होता है जो बाने के धागे को ठोकने का काम करे। ठोकने का मतलब उसको जो है सीक्वेंस में लगाने का काम करे। यदि यह रीड सही से नहीं काम करती है तो क्या होता है, हमारा जो बनने वाला कपड़ा होगा वो झिरझिरा हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हार्नेस होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड से कौन से दाग हटाए जा सकते हैं। अर्थात 4 प्रकार के दाग आपके सामने हैं। पहला रंग के दाग, दूसरा है कालिक के दाग, तीसरा है वस्त्र के जलने के दाग, चौथा है मिट्टी के दाग। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा दाग है जो ऑक्सैलिक एसिड के प्रभाव से या ऑक्सैलिक एसिड के उपयोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक, तो हम आपको बता दें बेटा, जब कभी हम कपड़े पर प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, ठीक है, कपड़े पर इस्त्री की जाती है, तब इस्त्री करने पर अधिक तापमान होने के कारण, ठीक, अधिक तापमान होने के कारण कपड़ा हमारा जलता नहीं है, परंतु उसमें भूरे रंग की क्या होता है, एक स्पॉट पड़ जाता है, कह सकते हैं भूरे रंग का एक दाग पड़ जाता है। उसी भूरे रंग के दाग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑक्सैलिक एसिड के उपयोग से क्या कर सकते हैं, वस्त्र के जलने के दाग अथवा वस्त्र के जो हाई टेम्परेचर के कारण वस्त्र के ऊपर स्पॉट पड़ गया ब्राउनिश कलर का, उसको हटाया जा सकता है। ठीक, आगे चले हम, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के दाग हटा सकते हैं। ठीक, तंबाकू के जो दाग होते हैं उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो पहला है साबुन के द्वारा, दूसरा है ग्लिसरीन के द्वारा, तीसरा है नींबू के द्वारा, जबकि चौथा क्या है, सभी के द्वारा। ठीक है, तो तंबाकू क्या है, वेजिटेबल्स जो है स्टेन होते हैं, ठीक, वनस्पतिक स्टेन होते हैं, तो इन्हें हटाने के लिए हम साबुन का उपयोग, ग्लिसरीन का उपयोग और नींबू अर्थात सभी का उपयोग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो दाग है वो तत्काल का है या फिर पुराना हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी, अर्थात हम ग्लिसरीन, साबुन और नींबू सबका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन मैनेजमेंट से
समझौते, ये वो क्वेश्चन है झगड़ा सुलझाने की विधि, ठीक है। तो फॉलेट महोदय ने विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ तर्क दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं, ठीक है। उस सुझाव को क्या कह सकते हैं, फॉलेट का सुझाव कहा जाता है, ठीक है। तो फॉलेट के सुझाव में बेटा फॉलेट महोदय ने कहा है कि जब जहां पर ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि जहां पर उपद्रव की स्थिति आ जाए या लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाए, वहां पर किस प्रकार से उस परिस्थितियों को हैंडल किया जाएगा, उसी के बारे में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। जो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, तो उन्होंने पहले कहा है, पहली जो बातें हैं वो कहेंगे समझौता कर लिया जाए, ठीक, समर्पण कर लिया जाए, एकीकरण कर लिया जाए। अगर इन सब से ना हो तो क्या कर लिया जाए, विचारों को परिवर्तित कर लिया जाए, ठीक है, विचारों को परिवर्तित कर लिया जाए, ठीक। तो फॉलेट ने कुछ सुझाव दिए हैं जिसमें समझौता, समर्पण, एकीकरण और विचारों के परिवर्तन को रखा जाता है। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा क्वेश्चन है उसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, उसमें बेटा सभी वाला ऑप्शन जो होगा वो सबसे उत्तम आंसर होगा, क्योंकि इसमें सभी को सम्मिलित किया गया है, किसी एक की बात नहीं की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फैमिली किस भाषा का शब्द, ध्यान रखिएगा यहाँ पर परिवार शब्द नहीं दिया गया है। शब्द क्या है, शब्द हमारा कह रहा है कि फैमिली किस भाषा का शब्द है, ठीक है। पहला है फ्रेंच, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है लैटिन भाषा और चौथा जो है जापानी भाषा, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि जो हमारा फैमिली शब्द है, कौन सा शब्द कहेंगे, जो हमारा फैमिली शब्द है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, कहेंगे ये शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से लिया गया है। कहाँ से बेटा, लैटिन भाषा के फैमुलस से लिया गया है, ठीक है। इसमें इसका अर्थ क्या होता है, तो कहेंगे इसका अर्थ होता है ऐसा समूह, ठीक है, ऐसा समूह जिसमें माता पिता, नौकर तथा बच्चे शामिल हों, ठीक है, जिसमें माता पिता, नौकर तथा बच्चे शामिल हों, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें ये ऐसी परिभाषा है जिसमें नौकर को भी परिवार में सम्मिलित करने की बात कही गई है, ठीक है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो लैटिन भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इरीन ओपेनहीम के अनुसार पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। अर्थात इरीन, देखिए ध्यान रखिएगा, इरीन ओपेनहीम के अनुसार पूछा गया है कि फैमिली लाइफ साइकिल की कितने चरण होते हैं, ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं। आपको आप मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, वो मैनेजमेंट में इरीन ओपेनहीम के अनुसार भी ये बातें पूछी जाती हैं और बिगलो महोदय के द्वारा भी ये बातें पूछी जाती हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन बना है बेटा वो पूछ रहा है कि इरीन ओपेनहीम के अनुसार पारिवारिक जीवन साइकिल या पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जो बिगलो महोदय है उनके अनुसार पारिवारिक जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। पहली अवस्था को अकेला व्यक्ति कहा जाता है, दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है, दूसरी अवस्था को नवदंपति कहा जाता है, तीसरी को विस्तृत परिवार की अवस्था, जबकि चौथी को संकुचित अवस्था माना जाता है। क्या माना जाता है, संकुचित अवस्था माना जाता है, ठीक है। अगला तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर होगा बेटा वो सभी वाला हो जाएगा, क्योंकि सभी वाले में देख रहे हैं आप अकेला व्यक्ति, नवदंपति, विस्तृत परिवार की अवस्था और संकुचित परिवार की अवस्था, अर्थात सभी को सम्मिलित कर लिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा चौथा ऑप्शन सभी वाला है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय संसाधन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें बच्चा, आपको पढ़े हुए आपको पता है कि जो हमारा होम मैनेजमेंट होता है, ठीक है, कौन कहेंगे, होम मैनेजमेंट में 2 संसाधनों की बात कही गई है, ठीक है। होम मैनेजमेंट में कितने संसाधन कहेंगे मैडम, होम मैनेजमेंट में 2 संसाधनों की
रिसोर्स, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जो हमारे अंदर स्वतः पाए जाएं वो हमारे खुद के रिसोर्स है, खुद के संसाधन हैं, ठीक है। पहला है रुचि, दूसरा है योग्यता, तीसरा है ज्ञान, ठीक है। तो इस प्रकार से रुचि, योग्यता, ज्ञान, कौशल ये सभी क्या है बेटा, ये हमारे मानवीय संसाधन है, अर्थात हमारे खुद के ये होते हैं। इनका निर्माण कोई और नहीं करता है, हम स्वयं इनका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा चौथा ऑप्शन सभी वाला है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा गया है साधनों के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक साधन की बात नहीं की जा रही है, ना तो मानवीय संसाधन की बात की गई है और ना ही अमानवीय संसाधन की बात कही गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि साधनों के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ठीक है बेटा। तो साधनों के जो उद्देश्य होते हैं, पहला उद्देश्य होता है लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ठीक है। हम साधन यानी अपने अंदर अगर हम मानवीय संसाधन की बात करें तो स्किल इसीलिए डेवलप करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। दूसरा है परिवार का विकास करना, बिल्कुल हमारा परम उद्देश्य होता है कि हमारे अपने परिवार को जो है उनके परिवार की स्थिति को इनहेंस कर सकें, उसको बढ़ा सकें, चाहे आर्थिक स्थिति हुई चाहे वो सामाजिक स्थिति हुई, ठीक है। तो संसाधन का दूसरा उद्देश्य क्या हुआ, परिवार का विकास करना। तीसरा उद्देश्य क्या बेटा, कहेंगे इच्छाओं की पूर्ति करना, ठीक है। अगला उद्देश्य क्या है, इच्छाओं की पूर्ति करना। जरूरी नहीं है कि वो संसाधन हमारे मानवीय रहे या अमानवीय रहे, ठीक है। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप पढ़ लिख करके आगामी आने वाले वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई चाहे टीजीटी की हुई, आप उसमें अपने गोल को अचीव कर लो, अपनी इच्छा की प्राप्ति कर लो, तो आपका वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मानवीय संसाधन हो गए। लेकिन यदि आप अपने घर में बड़ा सा फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो आपका कैसा संसाधन हो गया, वो आपका अमानवीय संसाधन हो गया, ठीक है। तो आपकी इच्छा की पूर्ति संसाधनों का उद्देश्य होता है। हर संसाधन ये चाहते हैं कि हम अपने द्वारा सभी की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है डिफ्रॉस्टिंग कहाँ होती है। पहली बात तो हम जान लेंगे व्हाट इज दिस डिफ्रॉस्टिंग। डिफ्रॉस्टिंग है क्या बेटा, ठीक है। तो डिफ्रॉस्टिंग दो शब्दों से मिलकर बने हैं, आप देख रहे हो। डी का अर्थ होता है बाहर, ठीक है। फ्रॉस्ट का अर्थ होता है बर्फ, ठीक है। फ्रॉस्ट का अर्थ क्या होता है, बर्फ। अर्थात हमारे रेफ्रिजरेटर में जमी हुई बर्फ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, डिफ्रॉस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्रॉस्टिंग की जो क्रिया होती है वो रेफ्रिजरेटर के किस भाग में होती है या कहाँ पर डिफ्रॉस्टिंग की क्रिया संपन्न की जाती है। पहला है एवापोरेटर, दूसरा है मोटर, तो तीसरा है रेगुलेटर और चौथा जो ऑप्शन है आपका चिल ट्रे, ठीक है बेटा। तो आप सब जानते हो कि जो हमारा फ्रिज होता है उसके ऊपर वाले भाग में, ठीक है, ऊपर वाले भाग में जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं फ्रीजर, है ना। फ्रीजर में क्या होता है, फ्रीजर जो होता है उसे एवापोरेटर के नाम से जानते हैं और इसी में क्या होती है, हमारी बर्फ जमती है, ठीक है। क्या जमती है, बर्फ जमती है और इसी जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रॉस्टिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, डिफ्रॉस्टिंग करते हैं। यदि डिफ्रॉस्टिंग नहीं की जाए तो क्या होगा, तो हमारे एवापोरेटर में बर्फ का दबाव बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो रेफ्रिजरेटर होगा उसके मोटर पर बल पड़ेगा, मोटर खराब होने की प्रबल संभावना होगी, ठीक है। आगे चले हम, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्रमिक विकास की थ्योरी किसने नहीं दी है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि किसने नहीं दी है, ये नहीं कह रहा किसके द्वारा दी गई है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि किसने नहीं दी है, ठीक है। पहला है किंग महोदय, दूसरा है स्टेनले हॉल महोदय, तीसरा है हेलिंगबर्ग, ठीक है, और जबकि चौथा है थॉर्नडाल, ठीक है। ध्यान रखिए क्रमिक विकास का अर्थ क्या होता है। क्रमिक विकास का अर्थ जो मनोविज्ञान में होता है, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो क्या होता है, विकास का क्रम से होना। क्रम का मतलब पहले शिशुअवस्था है, फिर बाल्यावस्था है, फिर ऐसे 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 करके हमारी
किशोरावस्था और एडल्टहुड में हम प्रवेश कर जाएं, तो इसमें से कौन ऐसे होते हैं जिन्होंने क्रमिक विकास की थ्योरी नहीं दी है? तो हम बता दें बेटा, जो स्टेनले हाल महोदय हैं, कौन कहेंगे? जो स्टेनले हाल महोदय हैं, इन्होंने क्रमिक विकास की थ्योरी नहीं दी है, जबकि हेलिंगबर्ट, किंग और थॉर्नडाइक महोदय ने क्या दिया है? जो है क्रमिक विकास के चरण या क्रमिक विकास की थ्योरी इन्होंने दी है। ठीक है, आज समझ में? तो आगे बात करें कि अगर स्टेनले हाल महोदय ने क्रमिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया तो उनके द्वारा कौन सी थ्योरी विकास के पर्सपेक्टिव में दी गई है? तो कहेंगे त्वरित विकास। कौन सा विकास बेटा? कहेंगे त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत स्टेनले हाल महोदय ने दिया है, जबकि किंग, हेलिंगबर्ट और थॉर्नडाइक ने क्या किया है? इन लोगों ने दिया है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे चले। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गामक विकास के लक्षण नहीं है। गामक विकास का तात्पर्य मोटर डेवलपमेंट। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमारे मोटर डेवलपमेंट के नहीं है? पहला है क्रमिकता, यानी कि जो विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है? क्रम के अनुसार हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है विकास? तो कहेंगे कि जो हमारा विकास हो रहा है वो क्रम के अनुसार हो रहा है। ठीक ठीक, कैसा हो रहा है विकास? कहेंगे विकास क्रम के अनुसार हो रहा है। दूसरा, आयु के साथ बढ़ोतरी, यानी जो हमारा विकास हो रहा है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है हमारा विकास भी बढ़ रहा है। अगला है जटिल से सामान्य की ओर, तथा जो हमारा चौथा और अंतिम ऑप्शन है वो है सामान्य से जटिल की ओर। तो हम आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विकास होता है बेटा वो क्रम के अनुसार होता है, यानी कि सीरीज बाय सीरीज विकास चलता रहता है। ऐसा नहीं होता सडनली कोई 2 दिन के अंदर बहुत लंबा सा हो गया या उसके अंदर इंटेलेक्चुअल जो पावर होती है 2 दिन के अंदर डेवलप्ड हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्रम से होता है, एक सीरीज के माध्यम से डेवलपमेंट हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अगला क्या है? विकास आयु के अनुसार बढ़ता है। सही बात है, विकास जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा संवेगात्मक विकास, हमारा मानसिक विकास है और हमारा शारीरिक विकास होता रहता है। विकास जटिल से सामान्य की तरफ कभी भी नहीं होता है। ठीक है, बल्कि जो विकास होता है हमेशा सामान्य से जटिल की तरफ होता है। विकास कभी भी जटिल से सामान्य की तरफ नहीं होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है गामक विकास के लक्षण नहीं है। ठीक, तो कौन सा लक्षण नहीं होगा बेटा? कि विकास जटिल से सामान्य की ओर होता है। ठीक है, ये लक्षण नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे जो विकास होता है वो सामान्य से जटिल की तरफ होगा। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आयरन का भंडारण किस रूप में सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, तो जब हमने आपको न्यूट्रिशन साइंस पढ़ाया था तो हमने आपको ये बताया था क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कह रहा है कि आयरन का भंडारण किस रूप में सबसे ज्यादा होता है? पहला है फेरिटिन के रूप में, दूसरा है फेरस के रूप में, तीसरा है ट्रांसफेरिन के रूप में और जो चौथा है ये क्या है? सेलुलोप्लाज्मिन के रूप में। ठीक है, सेलुलोप्लाज्मिन के रूप में। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भंडारण, आयरन का भंडारण सबसे ज्यादा किस रूप में होता है? अर्थात 4 रूप आपको जो दिए गए हैं ये सभी किसके रूप हैं? आयरन के ही रूप हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो भंडारण होगा वो किस रूप में होगा बेटा? तो कहते हैं हम कि फेरिटिन के रूप में जो आयरन लीवर में भंडारित होता है। ठीक है, वो अमाउंट में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है अमाउंट की, उपयोगिता के आधार पर नहीं, भंडारण के आधार पर जो सबसे ज्यादा होगा वो कहाँ पर होगा? फेरिटिन के रूप में होगा और कहाँ पर होगा बेटा? लीवर में होता है। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेवोप्रोटीन के रूप में आयरन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, राइबोफ्लेविन आप जानते हो। ठीक है, राइबोफ्लेविन के साथ में जब बंद करके आयरन फ्लेवोप्रोटीन के रूप में डेवलप्ड हो जाता है तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो फ्लेवोप्रोटीन के रूप में आयरन भंडारित होता है वो कहाँ होता है? तो कहेंगे न्यूक्लिक एसिड में फ्लेवो
ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा लीवर में फेरेटिन के रूप में, ठीक है। लीवर में किस रूप में कहेंगे मैडम, फेरेटिन के रूप में, जबकि प्लाज्मा में सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में कहेंगे, प्लाज्मा में सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा में सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में। अगर हम बात करें रक्त में किस रूप में हमारा आयरन मौजूद होता है, तो आपको पता है कि जो आयरन हमारा रक्त में पाया जाता है वो हीम फॉर्म में होता है, ठीक है। किस रूप में होगा, कहेंगे हीम रूप में होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आप जानते हो कि हीम प्लस ग्लोबिन मिलकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्लोरोप्रोटीन के रूप में न्यूक्लिक एसिड में, फेरेटिन के रूप में लीवर में और सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में प्लाज्मा में तथा हीम के रूप में पाया जाने वाला जो हमारा आयरन होता है वो रक्त में पाया जाता है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन क्या है बेटा, पहले ये जान लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो लाइकोपिन होता है बेटा, एक प्रकार का रक्त द्रव्य होता है। रक्त द्रव्य किसे कहते हैं, तो आपको पता है जो पदार्थ हमारे सब्जियों में, हमारे फलों में या जितने भी लिविंग चीजें होती हैं, जीवित चीजें होती हैं, उसमें कलर प्रदान करने का कार्य करें, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रंजक कहा जाता है, रक्त द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है लाइकोपिन नामक जो रक्त द्रव्य होता है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, ठीक। तो जो लाइकोपिन नामक रंजक होता है वो टमाटर में देखने को मिलता है, ठीक है। आलू में क्या पाया जाता है, तो कहेंगे आलू में जो होगा बेटा वो फ्लेवोन्स होगा। फ्लेवोन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है जितनी भी सफेद रंग की चीजें होती हैं उसमें फ्लेवोन्स की मात्रा अधिकांशतः पाई जाती है। जो बैगन होगा उसमें क्या होगा, तो कहेंगे उसमें एंथ्रोसायनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंथ्रोसायनिन की उपस्थिति देखी जाती है, ठीक। चले आगे। बैगनी रंग की चीजें हैं तो एंथ्रोसायनिन होगा, ठीक है। आगे चले, अगर सफेद रंग की चीजें हैं तो फ्लेवोन्स होगा, जबकि जब लाल रंग की चीजें होती हैं तो उसमें लाइकोपिन की उपस्थिति मोस्टली टमाटर का जो प्लांट होता है उसमें देखा जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।